नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र आनंद का अनोखा प्रदर्शन। बजट सत्र गैरसैंण में न करवाए जाने पर किया विरोध, पुलिस ने हिरासत में लिया। हरिद्वार में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रदर्शन। वेतन में बढ़ोतरी सहित कई मांगों को लेकर कर रही प्रदर्शन। जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग। चंपावत के तनुज जोशी का ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी मेलबोर्न में चयन। रिसर्च स्कॉलर के लिए हुआ चयन। प्रोफेसर डॉक्टर रमन सिंह के दिशा निर्देशन में ग्राफीन तत्व पर करेंगे शोध। चंपावत में चलती बाइक में लगी आग, लोगों में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। चंपावत में 3 दिवसीय आयुष्कामीय शिविर का उद्घाटन। शिविर के माध्यम से किया गया 205 मरीजों का इलाज। चंपावत के टनकपुर में चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। युवा खिलाड़ियों से मतदान करने के लिए किया आह्वान। मतदान में भागीदारी की दिलाई शपथ। रुद्रपुर में प्रेम प्रसंग के शक में किशोरी की हत्या। मौत के बाद परिजन किशोरी के शव को दफनाने के लिए ले गए थे रामपुर। पुलिस ने मौके पर पहुंच रामनगर में जंगल से बिछड़कर कोसी बैराज में आया सांभर। लोगों के लिए बना कौतूहल का विषय। वन विभाग ने जंगल में खदेड़ा सांभर। खनन कारोबारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। निर्धारित मूल्य पर खनन खरीद की उठाई मांग पूरी न होने पर करेंगे प्रदर्शन। चंपावत में अवैध लकड़ी तस्करी करने वालों पर कार्रवाई। चेकिंग के दौरान 50 अवैध बल्लियों से भरा वाहन किया बरामद। वाहन चालक को किया गिरफ्तार। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। विधानसभा बजट सत्र को लेकर ये बड़ी खबर सामने है। विधानसभा बजट सत्र का ये दूसरा दिन है। आपको बता दें आज उत्तराखंड का बजट पेश होता नजर आएगा। करीब 90,000 करोड़ का ये बजट रहने वाला है। वहीं महिलाओं युवाओं पर इस बजट में खास फोकस देखने को मिलेगा। वहीं किसानों के कल्याण पर भी इस दौरान फोकस किया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विधानसभा बजट सत्र का यह दूसरा दिन है। आपको बता दें आज धामी सरकार धाकड़ बजट पेश करती नजर आएगी। करीब 90,000 करोड़ का यह बजट बताया जा रहा है। धामी सरकार की ओर से बजट पेश किया जाना है। विधानसभा बजट सत्र का यह दूसरा दिन होगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। आपको बता दें आज धामी सरकार बजट पेश करती नजर आएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। वहीं महिलाओं युवाओं पर बजट में खास तौर पर फोकस किया जाएगा। किसानों के कल्याण पर भी इस दौरान फोकस देखा जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज धामी सरकार बजट पेश करती नजर आएगी। करीब 90,000 करोड़ का यह बजट बताया जा रहा है। आपको बता दें बजट सत्र का यह दूसरा दिन है। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर सामने है आज से उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होनी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू होती नजर आएंगी। वहीं बोर्ड परीक्षा के पहले दिन हिंदी का एग्जाम सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2,10,354 छात्र परीक्षा देते नजर आएंगे। वहीं 16 मार्च तक ये बोर्ड परीक्षाएं चलेंगी। आज से उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू होनी है। बोर्ड परीक्षा के पहले दिन हिंदी का पेपर होना है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं 2,10,354 छात्र परीक्षा देते नजर आएंगे। वहीं 16 मार्च तक ये बोर्ड परीक्षाएं चलती नजर आएंगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। बोर्ड परीक्षा के पहले दिन हिंदी का पेपर है। वहीं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2,10,354 छात्र परीक्षा देते नजर आएंगे। वहीं 16 मार्च तक ये बोर्ड की परीक्षाएं चलती नजर आएंगी। आज से उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत होनी है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होती नजर आएंगी।
लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। दरअसल 40 सालों से ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े अशोक वर्मा और उनके बेटे शिवा वर्मा समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद पोखरियाल निशंक सहित तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। देखिए, आज की ज्वाइनिंग का जो सबसे बड़ा फोकस था वो था ओबीसी जनप्रतिनिधि। आज ओबीसी से जुड़े हुए अशोक वर्मा जी हों, हरिद्वार से और ओबीसी की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुड़े हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने की जो हमने पहल की थी उसमें बड़ी संख्या में, लगभग आज इस बात को भी मैं कह सकता हूँ बड़ी लंबे समय तक जो कांग्रेस के पृष्ठभूमि जुड़े रहे, आज वो मोदी जी के विकास कार्यों को लेकर, मुख्यमंत्री विकास धामी जी के कार्य को प्रभावित दल के अंदर आ रहे हैं। और अभी ये क्रम हमारा सतत चलेगा। अभी 5 तारीख से मुख्यमंत्री जी और मेरा प्रवास सभी विधानसभा के अंदर है और लगभग मुझे लग रहा है 20,000 की संख्या कांग्रेस और बसपा और सपा के ऐसे कार्यकर्ताओं के जो मतलब जुड़ेंगे। आज भी 3264 जो मुझे संख्या बताएगी, ऐसे लोगों ने दूसरे दलों के भारतीय जनता पार्टी से हिस्सा लिया। मैं समझता हूं कि एक जैसे बयार बहती है ना, एक तरफ से दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में कोई कोना नहीं छूट रहा है जहां से लोग बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा में आज हजारों लोगों ने ज्वाइनिंग किया। पूरे प्रदेश से बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने किया और विशेष करके मैं हरिद्वार को कहना चाहता हूँ, बीएसपी और कांग्रेस से बहुत बड़ी संख्या में उनके वरिष्ठ पदाधिकारीगण आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। आज जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हों, बीएसपी के प्रदेश स्तर के लीडर्स हों और चाहे कांग्रेस के प्रदेश स्तर के हों, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं और जो पूर्व में चुनाव लड़े हैं या जिनके पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, वो हजारों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। इस बात का प्रमाण है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे जनता आज हमारे साथ है और विभिन्न दलों के नेतृत्व करने वाले लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अब जो युग है वो नरेंद्र मोदी का है। वो जमाने चले गए जब काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, शहर के लिए काम करेंगे, लोगों की दिक्कत के समाधान के लिए काम करेंगे। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उनका एक सोच है, नई सोच है भारतीय जनता पार्टी की और उस सोच के साथ क्योंकि अब हम जुड़ेंगे और नए पथ पर चलेंगे तो नए नए काम होंगे। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साथ ही मंत्री प्रसाद नैथानी और खेलों में अपनी पहचान बनाने वाले सैमुअल चंद्र को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर मंत्री प्रसाद नैथानी ने बीजेपी सरकार पर सवाल भी उठाए। मैं आज यहाँ पर जो हमारे चुनाव की तैयारी में जो दूसरा दौर विधानसभाओं का चल रहा है उसके तहत यहाँ पे आया हूँ और अब तक हमने टिहरी जिला, उत्तरकाशी जिला और देहरादून जिला, इनमें जनपदवार मीटिंगें ले चुके हैं और अब विधानसभा वार हम बैठकें ले रहे हैं। विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है, बजट सत्र है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो शहीद हो गए उनकी एक कल्पना रही कि हमारी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए और गैरसैंण में हमारी कांग्रेस सरकार में हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे। उनके ज़माने में उस समय हम भी कैबिनेट में थे और वहाँ पर जो है गैरसैंण में बहुत बड़ा नेटवर्क जो है तैयार किया गया। और आज दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो ये बहाना कर रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ठंड है और वहाँ पर नहीं जा सकते हैं और इससे ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी सिद्ध होती है कि उन्होंने उन लोगों के बहकावे में आकर के आज विधानसभा का जो बजट सत्र है वो देहरादून में आउट किया है। बीजेपी की ओर से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है। सरकार का कहना है कि प्रदेश की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। वहीं सरकार की इस योजना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े केवल दिखावे के हैं, इस योजना से किसी को लाभ नहीं हो रहा। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए।
तमाम महिला समूह सड़कों पर उतरे हुए हैं। यदि उत्तराखंड की महिलाएं सशक्त होती तो फिर इस तरह से बेजार स्थिति आपको स्वास्थ्य सेवाओं की और शिक्षा सेवाओं की नहीं दिखाई पड़ रही होती। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का झूठ, आडंबर और प्रपंच है और कोई उसके पास काम नहीं है, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करने के अलावा। यहाँ प्रति व्यक्ति आय जितनी हम छोड़कर गए थे अपनी सरकार के समय पर, उससे 1 इंच आगे तो धामी सरकार या भाजपा की सरकारें बढ़ा नहीं पा रही हैं। ऊपर से महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें। आज 23 साल का हो गया उत्तराखंड, लेकिन महिलाओं की वही स्थिति है, पीठ पर घास का बोझ है और किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर नतीजा 0 है। उधम सिंह नगर में शक्ति विहार कॉलोनी में शिलापट को लेकर बीजेपी के मेयर रामपाल और कांग्रेस के नगराध्यक्ष के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद दूसरे गुट के लोगों ने कांग्रेस नगराध्यक्ष सीपी शर्मा के साथ जमकर मारपीट की। इस मामले में कार्रवाई को लेकर तहरीर भी सौंपी गई, मगर मारपीट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। इसी क्रम में आज भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय पर धरना दिया और पुलिस के खिलाफ कई आरोप लगाए। देखा है और आज सीपी शर्मा यहाँ के नगर पालिका के प्रथम व्यक्ति ने जिस तरीके से हमला करवाया है और करा है, वीडियोस सामने है और पुलिस कार्रवाई नहीं करे। निश्चित ही सरकार का इसमें दबाव है और सारे लोग यहाँ के आम जनता, कांग्रेस के सभी साथी इसमें हम धरने पे बैठे और कार्रवाई जब तक नहीं होगी धरना चलेगा। और अगर फिर भी लगेगा पुलिस कार्रवाई नहीं करे तो इस रणनीति को बदलते हुए हम इसको संघर्ष को और तेज करेंगे। देखिए, ये तो आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। चाहे वो बगल में आदेश चौहान जी विधायक जी के ऊपर कार्रवाई हुई थी, उस समय आपने देखा। आज सीपी शर्मा जी हैं, उसी तरीके से अन्य लोगों के साथ हो रहा है। लगातार पुलिस बर्बरता कर रही है, कमजोरों को मारने का काम करती है और जहाँ न्याय की बात होती है वहाँ पुलिस कार्रवाई नहीं करती। इसीलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हुआ था जिसकी हम लोग ऑलरेडी जांच कर रहे हैं और इसमें हम लोग जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर मिली है, उसके हिसाब से हम लोग इसमें अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी फैक्ट्स आते हैं जांच के दौरान उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर जो लोग धरने के लिए आए थे उनसे हम लोगों ने वार्ता की है और वार्ता करने के बाद उन्होंने उसको कार्रवाई का आश्वासन दिया है और इसको हम लोग देख रहे हैं मैटर को और हम लोग इसको जाँच कर रहे हैं। जो भी फैक्ट्स हैं वो सामने आ जाएंगे। प्रदेश में भू कानून और मूल निवास की मांग लगातार तूल पकड़ती जा रही है। इसको लेकर लगातार स्वाभिमान रैली निकाली जा रही है। इसी कड़ी में अब श्रीनगर में एक बड़ी महारैली का आयोजन किया जाएगा। इस पर जानकारी देते हुए भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरे ने बताया कि आगामी समय में श्रीनगर में एक बड़ी मूल निवास स्वाभिमान रैली निकालने की तैयारियां की जा रही हैं। इससे पहले कोटद्वार, टिहरी, हल्द्वानी में भी महारैली निकाली गई थी। अभी हम लोगों ने कोटद्वार में एक महारैली की, इससे पूर्व टिहरी में, हल्द्वानी में और देहरादून में एक विशाल रैली हो चुकी है और आगे आने वाले समय में श्रीनगर में एक रैली करने की तैयारी है। उसकी तैयारियां वहां पर शुरू हो गई हैं और इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी लगातार मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन चलता रहेगा। अभी हम आगे प्लान कर रहे हैं कि जब चुनाव होंगे तो लोग कैंडिडेट चुनावी मैदान में होंगे, उनसे हमारी टीम सवाल पूछेगी कि आप मूल निवास को लेकर क्या सोचते हैं। आप अपने घोषणा पत्र में मूल निवास के और मजबूत भू कानून के एजेंडे को शामिल कीजिए। इस तरह का हम सरकार पे या विपक्षी दल पार्टियों पे हम दबाव बनाएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी किसी भी तरह से, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे अन्य दल हो, इन सभी को इस मुद्दे पे लामबंद किया जाए और इनकी स्पष्ट राय क्या है इस मुद्दे पे वो जनता के बीच लाई जाए। आने वाले समय में इस तरह से हम सोच रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के आह्वान पर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मसूरी में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी। आंगनबाड़ी वर्कर्स की मसूरी ब्लॉक अध्यक्ष जयश्री बिष्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स से सरकार बहुत काम ले रही है, जबकि उन्हें सिर्फ मानदेय दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे समय से राजकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग उठाई जा रही है। देखिए, ये धरना पिछले 20 तारीख से हम लोगों का पूरे राज्य स्तर पर चल रहा है और यहाँ पर कुछ ऐसे कार्यकर्तियाँ हैं जो असमर्थ हैं नीचे जाने में, देहरादून जाने में सांकेतिक धरना। इसलिए हमने ये निर्णय लिया था कि एक दिन का हम यहाँ पे सामूहिक धरना करेंगे ब्लॉक स्तर पर जी, कि जो कि हमारा जो इस लेटर के माध्यम से जितनी भी ये मांगे हैं सारी जेन्युइन मांगे हैं। C2 के माध्यम से हम लोगों ने ये जो मांगे रखी है पिछले 20 तारीख से हम लोग ये, मुझे लगता है कि इसमें सरकार को हम लोगों की सुननी चाहिए जो जेन्युइन मांगे हैं।
टनकपुर में नगर व्यापार मंडल के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं। अध्यक्ष पद पर पूर्व अध्यक्ष वैभव अग्रवाल ने और महामंत्री पद पर संजय पांडे ने जीत दर्ज की। नतीजों के बाद विजयी प्रत्याशियों ने जश्न मनाया। साथ ही निर्वाचित पदाधिकारियों ने व्यापार के हित में काम करने का भरोसा दिलाया। होली में अभी 1 महीने का समय बाकी है, लेकिन होली का रंग अभी से चढ़ने लगा है। बता दें कि लोग अभी से ही होली की तैयारियों में लग चुके हैं। कुमाऊं की होली अपनी सांस्कृतिक विरासत बैठकी होली के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। बैठकी होली में लोग एक जगह बैठकर तबला, हारमोनियम और अलग अलग वाद्य यंत्रों की धुन में राग गाकर होली गायन करते हैं। आज हमको यहाँ होली के लिए इनवाइट किया था। हम हल्द्वानी महिला मंडली टीम की सदस्य हैं, तो हमको आया था कि यहाँ होली है, हम सब टीम के सदस्य आए हैं और हम लोगों ने कृष्ण भगवान जी की होली, राम जी की होली और जल बचाओ के ऊपर एक सॉन्ग करा है, जो बहुत ही सब लोगों को अच्छा लगा है। आज से होली का आयोजन शुरू हो गया है, तो अभी जगह जगह कल हमको प्रोग्राम है, कल भी हमारा प्रोग्राम है लामा चौड़ में, तो वहाँ भी हमको जाना है। फिर उसके बाद घर घरों में होली का आयोजन होगा। हम लोग राम जी की होली भी गाते हैं, क्लासिकल होली भी गाते हैं और शिव जी की भी होली गाते हैं और रसभरी होली भी गाते हैं, मस्ती भरी भी, सब टाइप की होली गाते हैं। हमारी टीम का नाम है हल्द्वानी महिला मंडली जया कपिल। दसवीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्कूलों में परीक्षाओं को नकल विहीन और पारदर्शी तरीके से कराए जाने को लेकर सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। बोर्ड परीक्षाएं 27 फरवरी से 16 मार्च तक चलेंगी। इस दौरान सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। जिसमें 463 बच्चे हमारे यहाँ पे परीक्षा में बैठेंगे और 15 कक्षा कल हमारे लगे हैं, जिनमें हमारी कक्षा की पूरी ड्यूटियां पूर्ण हो चुकी हैं। कल से यानी 27 फरवरी से बोर्ड एग्जाम की तैयारियां हो चुकी हैं। कल से जो है बोर्ड एग्जाम शुरू होने हैं। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जानी है और हम खड़े हैं हल्द्वानी के खालसा स्कूल में, जहां बोर्ड एग्जामों को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सीटिंग अरेंजमेंट है। गृह परीक्षा कक्ष संख्या 1 है, जिसमें दिखाया गया है कि कितने विद्यार्थी इस कमरे में बैठेंगे और किस किस तरीके से उनके बैठने का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही यहाँ परीक्षा नियंत्रक के तौर पर यहाँ की प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरीके से परीक्षा यहाँ आयोजित कराई जाएगी, कितने बजे से परीक्षा शुरू होनी है? सर, कल पहला दिन है, कल 10 बजे से हमारे स्कूल में परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। जी, कितने बच्चे इस परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने हैं? हाई स्कूल में इंटर मिला के 400 करीब बच्चे हैं हमारे। जी, तो सुरक्षा के क्या इंतजाम किए? सुरक्षा बलों को रख दिया गया है और बच्चों के पीने के लिए पानी भी रख दिया गया है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और परीक्षा में खासकर नकल पे बड़ा ध्यान दिया जाता है, तो नकल ना हो इसके लिए कुछ विशेष इंतजाम आपके द्वारा किए गए? सर, नकल नहीं होने के लिए हमने अमोचक बना रखे हैं ताकि उनकी चेकिंग की जाए। तो कल पहला दिन है, तो हमने 9 बजे अमोचक को बुला दिया है, वो बच्चों की चेकिंग कर लेंगे। तो पूरे उनके जो सॉक्स हैं वो भी देखे जाएंगे, कपड़े, हाथ, पूरा जो भी लाए हैं वो सब कुछ देखा जाएगा। जी, चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा और जो पहले चेकिंग होगी उसके बाद ही फिर उनको गेट के अंदर आने दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो यहाँ आयोजित की जानी है। छात्रों को, छात्र छात्रा जो भी यहाँ परीक्षा देंगे, बिना चेकिंग के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर व्यवस्था की बात करें तो पेयजल की और वॉशरूम की सारी व्यवस्थाएं यहाँ चाक चौबंद कर दी गई हैं। खालसा स्कूल की ये तस्वीरें हैं और ये कक्ष जो आप देख रहे हैं, कक्ष संख्या 1, 2, 3, लगातार इसी क्रम में ये जो कक्ष हैं ये परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन कक्षों में लगभग 400 के आसपास जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ कल परीक्षा देंगे। कल पहली परीक्षा जो होनी है वो इंटर की परीक्षा है और उसके बाद इंटर और हाई स्कूल दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं यहाँ आयोजित की जानी है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही कि जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।